तो चलिए दोस्तों, मैं लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का डिकोड करना स्टार्ट करता हूँ। एनसीईआरटी का हर एक लाइन, जी हाँ दोस्तों, हर एक लाइन एनसीईआरटी का आपके सामने मैं प्रस्तुत करूँगा, क्योंकि इसका मैं नोट्स बना चुका हूँ और अपने नोट्स को मैं डिकोड करूँगा आपके सामने। ठीक है, तो आप सिर्फ ध्यान से सुनेंगे, जैसा मैं बोलूँगा वैसा आपको फॉलो करना है। बस हो गया और कुछ नहीं करना है आपको। उसके बाद आपको कुछ रिवीजन करने हैं और मैं हर एक चैप्टर का आपको क्वेश्चंस भी लगाऊंगा, जो कि एमसीक्यू एग्जाम्पलर का भी होगा और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको लगाना है। ठीक है, तो वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर इसका वीडियो डाल दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो सबसे पहले बात आती है यहाँ पे कि कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। इन सारे चीज़ को, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर, इन सारे चीज़ों को जब हम एक साथ रखते हैं तो हम टैक्सोनॉमी इसको बोलते हैं। तब हम उसको टैक्सोनॉमी बोलते हैं। और टैक्सोनॉमी और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी कि टैक्सोनॉमी और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को जो एक साथ रखते हैं तब हम उसको सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। तो फिर से आप उल्टा एक बार समझ लीजिए। सिस्टमैटिक्स के अंदर में आता है टैक्सोनॉमी, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। टैक्सोनॉमी और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप सिस्टमैटिक्स के अंदर में आता है। और टैक्सोनॉमी के अंदर में जो है ना, वो कैरेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, इन चारों चीज़ों को हम एक साथ इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले स्टेप पे, अगले पॉइंट्स पे। तो यहाँ पे देखिए, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक। एक्चुअली ट्विन कैरेक्टरिस्टिक जो होता है ना, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक वैलिड फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वो वैलिड होता है। ठीक है, अब ट्विन कैरेक्टरिस्टिक एक्चुअली होता किसका है? वो ग्रोथ का होता है। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ का होता है। और ट्विन कैरेक्टरिस्टिक एक्चुअली सिर्फ वैलिड होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। ठीक है, अब ट्विन कैरेक्टरिस्टिक में दो चीज़ आते हैं। कौन कौन? एक इंक्रीज इन मास, एक इंक्रीज इन नंबर। दो चीज़ इसमें आता है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। अब हम चलते हैं अर्नस्ट मेयर के कुछ बातों पे। तो यहाँ पे देखिए, आपके सामने अर्नस्ट मेयर साहब आ चुके हैं। अब अर्नस्ट मेयर के बारे में कुछ बातें को मेमोराइज़ कर लेते हैं। अर्नस्ट मेयर साहब जो थे ना, वो डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी इनको बोला जाता था। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी अर्नस्ट मेयर साहब को बोला जाता था। वो एक्चुअली स्पेसीज़ को आइडेंटिफाई किए हुए थे। और इनको जो है ना, वो बायोलॉजिकल कंसेप्ट मेनली बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। इन्होंने जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट दिया था वो मेनली बेस्ड था किस पे? तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पे। तो इतना बात समझ गए आप अर्नस्ट मेयर साहब के बारे में। अब हम चलते हैं अगले स्टेप पे, अगले पॉइंट्स पे। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्लांट और एनिमल के। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्लांट एंड एनिमल के ग्रोथ पे। एक्चुअली इसमें किस टाइप का ग्रोथ देखने को मिलता है? तो सिंपली याद रखना है कि प्लांट जो ग्रो करता है ना, वो शायद से ज़िंदगी भर ग्रो करता है। क्योंकि आप सोचिए कि कोई प्लांट होता है जो 80 साल जीता है, कोई प्लांट 2 साल में ही मर जाता है, या फिर कोई प्लांट जो है सो 200 साल तक जीता है। तो सिंपली यहाँ पे बात है कि ज़िंदगी भर वो अपने ग्रोथ को बढ़ाता ही रहता है। तो हम बता सकते हैं कि प्लांट का जो ग्रोथ होता है ना, वो अनलिमिटेड ग्रोथ होता है। और एनिमल का जो ग्रोथ होता है वो लिमिटेड होता है। जी हाँ दोस्तों, लिमिटेड होता है। तो यहाँ से आप एक बात ध्यान में रख सकते हैं कि प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो अनलिमिटेड और लोकलाइज्ड होता है। ठीक है, और एनिमल का जो ग्रोथ होता है वो लिमिटेड और अनलोकलाइज्ड होता है। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ ये बात ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये एनसीईआरटी चुपके से देकर निकल चुका है। प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो अनलिमिटेड होता है लेकिन लोकलाइज्ड होता है, और एनिमल का जो ग्रोथ होता है वो लिमिटेड होता है और अनलोकलाइज्ड होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले स्टेप पे, अगले पॉइंट्स पे। तो यहाँ पे देखिए, ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और ग्रोथ ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ होता है वो फ्रॉम इनसाइड होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ होता है वो इनसाइड होता है, इनसाइड से होता है, फ्रॉम इनसाइड। और ग्रोथ ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म वो फ्रॉम आउटसाइड होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ होता है ना, सो अंदर से होता है, यानी कि फ्रॉम इनसाइड होता है। और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ होता है वो फ्रॉम आउटसाइड होता है। ठीक है, यहाँ तक अगर आप समझ चुके हैं तो लाइक ठोक दीजिए। अब हम अगले स्टेप पे चलते हैं, अगले पॉइंट्स पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन मेथड देखने को मिलते हैं। तो इसी प्रकार से हम पहले बात करें तो फंजाई में जो रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है ना, वो एक्चुअली मल्टीप्लाई बाय एसेक्सुअल स्पोर के थ्रू
रिप्रोडक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। अब हम दूसरा पॉइंट में बात करें तो यीस्ट एंड हाइड्रा, यीस्ट और हाइड्रा दोनों का जो रिप्रोडक्शन वो देखने को मिलता है वो बडिंग के थ्रू देखने को मिलता है, बडिंग के थ्रू। ठीक है, ये आप डायरेक्ट याद रखना है आपको ये सब चीज़, क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्टली दिया हुआ है। क्योंकि ये सब आप अगर डायरेक्ट नहीं याद रखेंगे तो शायद से आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगा। तो ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है कि प्लैनेडिया, फ्लैटवर्म, फंजाई, फिलामेंटस एल्गी और प्रोटोनिमा ऑफ मोसेस। प्लैनेडिया, फ्लैटवर्म, फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनिमा ऑफ मोसेस, इन सारे चीज़ों में थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करके ऊपर लेके जाता हूँ क्योंकि आपको कट रहा होगा, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, प्लैनेडिया, फ्लैटवर्म, फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनिमा ऑफ मोसेस। प्लैनेडिया को ही हम फ्लैटवर्म ही बोलते हैं, यानी कि प्लैटीहेल्मिन्थस में आता है ये। तो ये इन सारे चीज़ों में, इन सारे ऑर्गेनिज्म में एक्चुअली फ्रैगमेंटेशन ही देखने को मिलता है, फ्रैगमेंटेशन ही देखने को मिलता है। तो हम अगले पॉइंट्स पे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होता है ना, एक्चुअली रिप्रोडक्शन और ग्रोथ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में कुछ सेमी सिनोनिमस होता है। जी हाँ दोस्तों, सिनोनिमस होता है, क्योंकि यहाँ पे रिप्रोडक्शन तो होगा नहीं। एक्चुअली इसमें होता क्या है, तो फिजन होता है, यानी कि टूट जाता है, आधा भाग में आधा में टूट जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं नंबर, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। इसके नंबर ऑफ सेल में इंक्रीज होता है, बल्कि मतलब बजाय किसके बजाय, तो रिप्रोडक्शन के। एक्चुअली यहाँ पे रिप्रोडक्शन को ही हम सिनोनिमस मानते हैं, ग्रोथ के ही सिनोनिमस मानते हैं रिप्रोडक्शन को। ठीक है, जैसा मैं आपको एग्जांपल नीचे दिखा रहा हूँ वैसा आप देखिए। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म था और वो डिवाइड करके दो बना लिया है, और वही थोड़ा सा ग्रो किया, फिर से डिवाइड हो गया, तो इसमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एक्चुअली सिनोनिमस ही होता है, ये बात आप याद रखेंगे। तो बात करते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी पे। एक्चुअली मूवमेंट, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, एक्चुअली ये जो है ना डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहलाते हैं, क्योंकि जो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है, या फिर मतलब कहीं ना कहीं ये वैरी कर जाता है। जैसे मान के चलिए रिप्रोडक्शन पे ही मैं बात करता हूँ, वैसे तो मैं आगे बात करूँगा ही रिप्रोडक्शन में, चलिए आगे ही बात करते हैं रिप्रोडक्शन पे। तो याद कर लीजिए कि ये मूवमेंट, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, ये सब जो है ना, ये सब कभी भी कतई नहीं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में आएंगे। याद रखना है कि कभी भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में नहीं आने वाले हैं। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में एक्चुअली आएंगे क्या, सबसे मेन बात तो ये बनती है कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता क्या है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी जो है ना, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो कि अगर वो ना रहे तो शायद से उसका लाइफ पॉसिबल है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, उसका लाइफ पॉसिबल है ही नहीं उसके बिना। तो सिंपल है, यहाँ पे देखिए सेंसिटिविटी, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस। एक्चुअली मेटाबॉलिज्म कभी भी वैरी नहीं करेगा, सही बता रहा हूँ, कभी भी मेटाबॉलिज्म वैरी नहीं करेगा। कॉन्शियसनेस वैरी कर भी सकता है, यानी कि सेंसिटिविटी, कॉन्शियसनेस ये सब वैरी कर भी सकता है, लेकिन मेटाबॉलिज्म कभी भी वो वैरी नहीं करेगा। क्योंकि देखिए बताता हूँ मैं, एक कॉमा में जो इंसान होता है वो उसके पास एक्चुअली मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है, लेकिन उसके पास सेंसिटिविटी और कॉन्शियसनेस उसके पास होता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, उसके पास कॉन्शियसनेस नहीं होता है। तो इसीलिए हम सेंसिटिविटी और कॉन्शियसनेस को रोक भी सकते हैं, मतलब उसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में शामिल नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन आप एनसीईआरटी के अनुसार आपको करना पड़ेगा, हमेशा करना पड़ेगा। कॉन्शियसनेस और सेंसिटिविटी और मेटाबॉलिज्म तीनों को शामिल करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं रिप्रोडक्शन का है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में नहीं शामिल है। यहाँ पे जो अंडरलाइन किया हुआ उसको अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली क्यों नहीं ये शामिल किया गया है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में। एक्चुअली यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि म्यूल, वर्कर बी और इनफर्टाइल कपल, ये जो तीनों सारे होते हैं ना, डू नॉट रिप्रोड्यूस बट दे आर लिविंग। एक्चुअली ये सब रिप्रोडक्शन करते ही नहीं है, लेकिन तब पर भी तो वो लिविंग है ना, इसीलिए हम रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में शामिल नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए हम रिप्रोडक्शन को अपने डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में शामिल नहीं करते हैं। तो ये बात आप याद रखेंगे, क्योंकि ये तीनों एग्जाम्पल जो है ना, ये तीनों एग्जाम्पल एनसीईआरटी में एकदम अच्छी तरीके से खोल के बता चुका है, इसीलिए कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है, कितना बार पूछा भी है। तो चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं, अगले पॉइंट्स पे चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेटाबॉलिज्म। एक्चुअली मेटाबॉलिज्म है क्या, तो एनसीईआरटी के हिसाब से जो डेफिनेशन उसमें लिखा हुआ है, सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर सेल। हमारे सेल में जितना भी केमिकल रिएक्शंस चल रहे होते हैं ना, हमारे सेल में जितना भी केमिकल रिएक्शंस चल रहे होते हैं उसी को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे, ये डेफिनेशन भी याद रखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट
क्वेश्चंस आता है इन सभी चीज़ों पे। मैं यार 100% एनसीईआरटी को लेकर के चल रहा हूँ, डोंट वरी, मैं 100% एनसीईआरटी को लेकर चल रहा हूँ। तो एक्चुअली मेटाबॉलिज्म जो है ना, इसको जब हम बाहर निकालते हैं, विट्रो मतलब होता है बाहर, वीवो मतलब होता है अंदर। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि विट्रो और वीवो में अगर आपको कन्फ्यूजन होता रहता है तो सिंपल याद रखो कि वीवो का अगर फ़ोन है ना तो उसके अंदर में बहुत सारा फंक्शंस दिया होता है, बहुत सारा फीचर्स होता है इसके अंदर। लेकिन विट्रो बाहर में जब जाओगे ना तो वो बाहर उल्टा कर दो सीधे, वीवो मतलब वीवो के फ़ोन में बढ़िया फंक्शन सब दिया हुआ है, और विट्रो यानी कि उसके अंदर में, उसके बाहर हम चले गए, उसके ठीक अपोजिट कर दो, बस हो गया। याद रख लो ऐसे करके। और देखो विट्रो आउटसाइड, याद रखना है आउटसाइड। और विट्रो में जब हम मेटाबॉलिज्म करवाते हैं तो वो नॉन लिविंग थिंग होता है, बट वो लिविंग रिएक्शन नहीं हो, सॉरी, नॉन लिविंग थिंग तो होता है बट वो श्योरली लिविंग रिएक्शन। याद रखना है कि जब हम मेटाबॉलिज्म के रिएक्शन को, मेटाबॉलिज्म में जितना भी रिएक्शंस होते रहता है, यानी कि हमारे सेल में जितना भी रिएक्शंस होते रहते हैं, उसको जब हम बाहर निकालते हैं, आउटसाइड लाते हैं, तो यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग वो होता है, उसको हम बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग, लेकिन वो लिविंग रिएक्शन है। लेकिन ये याद रखना आप कि यहाँ पे लिविंग रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। इतना अगर आपको समझ आ चुका है तो सिंपली हम क्या करते हैं, तो मेटाबॉलिज्म को 2 पार्ट्स में बांटते हैं, 2 में डिवाइड करते हैं, एक कैटाबॉलिज्म, एक एनाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को 2 पार्ट्स में बांटते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। एक्चुअली कैटाबॉलिज्म है क्या और एनाबॉलिज्म है क्या? केटा मतलब काटना, सिंपली आप याद रख सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल को डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में काटना है, मतलब मॉलिक्यूल्स को काटना है, तोड़ना है, ब्रेक डाउन करना है। और एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि हम 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल्स को एक साथ जोड़ते हैं। एक्चुअली हम 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल्स को एक साथ जोड़ते हैं, ठीक है। अगर यहाँ तक समझ में आ चुका है तब हम अगले पॉइंट्स पे चलते हैं। ह्यूमन ओनली ऑर्गेनिज्म हु अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। ह्यूमन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने आप पे काबू रख सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसी को हम बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। अपने आप को कॉन्शियस हो सकता है, अपने आप पे ध्यान रख सकता है, अपने आप को अवेयर हो सकता है। इसीलिए ह्यूमन जो होता है ना, वो ओनली ऑर्गेनिज्म हु अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, अपने आप पे हमेशा काबू रखता है, मतलब अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, इतना आप समझो, ठीक है। और ये एनसीईआरटी में एक चीज़ दिया हुआ है, सेल्फ कॉन्शियसनेस नाम का चीज़। आपको ये चीज़ याद रखना है कि ह्यूमन के पास सेल्फ कॉन्शियसनेस एक पर्सनल वरदान मिला हुआ है। जो समझे आप इसको वरदान समझिए, आप जो समझिए इसे कि भगवान ने एक वरदान दे के भेजा है। यार कहीं ना कहीं तो भगवान है, ये बात मैं इंश्योर करके चलूँगा। जी हाँ दोस्तों, ये बात मैं इंश्योर करके चलूँगा कि कहीं ना कहीं भगवान है, चाहे आप मानो या ना मानो, क्योंकि इतना बड़ा सिस्टम है, उसको कंट्रोल करना किसी की बस की बात नहीं है। तो वह खैर वो अलग बात है, अलग मुद्दा है। तो अगले पॉइंट्स पे हम चलते हैं। तो यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना, वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, अपने आप को रेप्लिका कर सकता है, रेप्लिका तैयार कर सकता है, और इवॉल्विंग हुई होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म हमेशा इवॉल्व करता रहता है, तब ना अभी तक हम लोग इतना आगे पहुँच चुके हैं। इसलिए याद रखना है कि सेल्फ रेगुलेटिंग होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म इवॉल्विंग भी है। और याद रखना है कि सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। मतलब बाहरी जितना भी मुझे सेंसेशन मिलता है, जितना भी मुझे एक्सटर्नल स्टिमुलाई मिलता है, उसको मैं रेस्पॉन्ड करता हूँ। इंटरैक्टिव सिस्टम हमारे पास है जो कैपेबल करता है ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास एक सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम है, ठीक है। जब बात करते हैं नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ की, 1.7 to 1.8 मिलियन है हमारे पास स्पीसीज़ पूरा वर्ल्ड में। नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ कितना है? 1.7 to 1.8 मिलियन है, ठीक है। और हमेशा याद रखना है कि ICBN और ICZN, ये आपको डायरेक्ट उसका फुल फॉर्म पूछ देगा आपको कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखना है कि B के जगह पे बोटानिकल याद रखना है और Z के जगह पे जूलॉजिकल याद रखना है, बस इतना याद हो गया। अब सिंपली याद रखिए कि ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, बस ख़त्म कहानी। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ICBN मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, और ICZN मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो बात करते हैं कार्लस लिनियस के बारे में। एक्चुअली कार्लस लिनियस जो थे ना, वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को दिया था इन्होंने। कार्लस लिनियस साहब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को इन्होंने दिया था, और इसमें एक्चुअली था क्या, तो जीनस और स्पेसीज़ का नेम उसमें छुपा हुआ था, यानी कि जीनस एंड स्पेसीज़ के नेम को उन्होंने दिया था। और सिस्टमा नेचुरे एज ए टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन, इनका जो
फर्स्ट टाइम जो इन्होंने पब्लिकेशन जो दिया था ना, उसका टाइटल था सिस्टेमा नेचुराe। याद रखना है, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सिस्टेमा नेचुराe। इसके पब्लिकेशन के टाइटल था सिस्टेमा नेचुराe, जो कि फ़र्स्ट टाइम दिए हुए थे इन्होंने। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इन्हीं को बोला जाता है, इन्हीं को क्रेडिट दिया जाता है, कार्लस लिनियस को ही क्रेडिट दिया जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी का भी। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले स्टेप पे, अगले पॉइंट्स पे। एक बार फिर से बात कर लेता हूँ बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पे फिर से मैं एक बार बात करता हूँ। एक्चुअली होमो सैपियंस, यहाँ पे देखिए, होमो मतलब जेनेरिक नेम ये हुआ, और सैपियंस ये एक्चुअली स्पेसिफिक एपिथेट हुआ। याद रखना है कि होमो एच कैपिटल होगा और सैपियंस में एस स्मॉल होगा, बाकी सब स्मॉल ही होगा। ठीक है, ये एक रूल है जो कि हमको रूल को फॉलो करना होता है हम सभी को। और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक्चुअली कार्लस लिनियस साहब ने दिया था। एक्चुअली कार्लस लिनियस साहब जो है ना, नोमेनक्लेचर को देते समय उसमें 4 रूल को इंक्लूड किया था इन्होंने, जिनको हमें डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 रूल को इन्होंने नोमेनक्लेचर को, मतलब नोमेनक्लेचर देते समय नोमेनक्लेचर का रूल डिफ़ाइन किया था इन्होंने 4 तो उनको मैं डिस्कस करता हूँ एनसीईआरटी बुक में। यही वो 4 रूल्स है जिसको एनसीईआरटी ने डिस्कस किया है। तो चलिए हम भी एक बार डिस्कस करते हैं, आपको सिंपल भाषा में समझाते हैं विदाउट लाइन को पढ़े हुए। तो फर्स्ट रूल कहता है कि बायोलॉजिकल नेम जो है ना, वो लैटिन में लिखा होना चाहिए और इटैलिक्स, रिटन इन इटैलिक्स होना चाहिए। यानी कि जनरली लैटिन में होना चाहिए और लिखा होना चाहिए इटैलिक्स में, और दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। बात समझ गए आप। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस व्हाइल द सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट। यानी कि फर्स्ट वर्ड जो होता है ना, वो जीनस का नेम होगा, और सेकंड वर्ड जो होता है बायोलॉजिकल नेम का, वो एक्चुअली स्पेसिफिक एपिथेट होना चाहिए। ठीक है, और थर्ड रूल कहता है कि बोथ द वर्ड्स ए बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, जब हम हैंड रिटन होता कोई बायोलॉजिकल नेम जब हम हैंड से लिखते हैं, हाथ से, अपने हाथ से लिखते हैं, उस टाइम पे आर सेपरेटली अंडरलाइंड, उस टाइम पे सेपरेटली हम अंडरलाइन करेंगे दोनों को, लेटर को, दोनों वर्ड को मुझे लेटर नहीं कहना चाहिए, दोनों वर्ड को मुझे अंडरलाइन करना है। जब हम हैंड रिटन होना चाहिए, जब हैंड रिटन वो बायोलॉजिकल नेम होगा, उस टाइम पे उसको अंडरलाइन करना है मुझे। और प्रिंटेड इन इटैलिक्स, अगर हम प्रिंट करते हैं तो वो इटैलिक्स में प्रिंट होना चाहिए, टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, ताकि वो लैटिन ओरिजिन को इंडिकेट करे। समझ में आ रहा है। अब हम फोर्थ पॉइंट्स पे बात करते हैं। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस, याद रखना कि फर्स्ट वर्ड जो होता है ना, वो जीनस होता है। स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर, जो कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद ए स्मॉल लेटर। अभी मैं बताया था ना कि सेकंड वर्ड जो होता है वो एक्चुअली स्पेसीज होता है, यानी कि स्पेसिफिक एपिथेट ही उसे बोलते हैं, और वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया जाता है। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद एग्जाम्पल ऑफ मैग्नीफेरा इंडिका, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। इस एग्जाम्पल के तहत मैग्नीफेरा ये हुआ जीनस, ये हुआ स्पेसीज। यहाँ पे कैपिटल एम को दर्शाया गया है और यहाँ पे स्मॉल आई को दर्शाया गया है। तो याद रखना है कि लैटिन में लिखना होना चाहिए, जनरली इन लैटिन होना चाहिए, और इटैलिक्स होना चाहिए, थोड़ा सा टेढ़ा होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने नोट्स पे। आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि टेक्सा जो कि प्लूरल होता है और टैक्सॉन जो कि सिंगुलर होता है। याद रखना है इसको, मतलब आपके दिमाग में आ रहा हो कि इसको याद कैसे रखेंगे, टेक्सा सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, और टैक्सॉन सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। तो सिंपल ऐसे याद रखो भाई कि लास्ट में टैक्सॉन के लास्ट में सिंगुलर, यानी कि 1 दिया हुआ है तो समझ जाना कि सिंगुलर है, और टैक्सा इसके ठीक अपोजिट कर दो कि ये प्लूरल है। याद रखना है कि टैक्सॉन एक सिंगुलर वर्ड है और टैक्सा प्लूरल वर्ड है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं मॉडर्न टैक्सोनॉमी क्या होता है। मॉडर्न टैक्सोनॉमी एक्चुअली एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को और इंटरनल स्ट्रक्चर को, दोनों को अगर आप देखते हैं, उसी को बोलते हैं हम मॉडर्न टैक्सोनॉमी। इसी हिसाब से लिया जा चुका है। ठीक है, वो एक्चुअली डेवलपमेंट प्रोसेस को इसमें देखा जाता है, और इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक्चुअली इसमें इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन को इसमें इंक्लूड किया गया है। अब हम बात करेंगे एक्चुअली कि क्लासिकल टैक्सोनॉमी होता क्या है। तो आपके सामने ये रहा क्लासिकल टैक्सोनॉमी। आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि क्लासिकल टैक्सोनॉमी जो होता है ना, वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे वो बेस्ड होता है। सॉरी फॉर ये उड़ गया है, यहाँ पे मैं फिर से रखने की कोशिश करता हूँ। और ये एक्चुअली क्लासिकल, ये जो है ना क्लासिकल टैक्सोनॉमी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे ही बेस्ड होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब हम अगले पॉइंट्स पे चलते हैं, साइड हो जाओ।
तो चलिए दोस्तों, अब मैं बात करूँगा टैक्सोनॉमिकल हायरार्की पे, यानी कि हायरार्किकल अरेंजमेंट पे बात करूँगा। एक्चुअली यहाँ पे देख सकते हैं कि किंगडम, फाइलम या डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, इतना चीज़ लिखा हुआ है, स्पेसीज भी है। एक्चुअली इसको याद रखने में थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। तो मैं जैसा आपको बोल रहा हूँ वैसा आप फॉलो करो, आपको सब कुछ समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीज़न और किंगडम, इतना चीज़ है। तो पहले आप ये चीज़ समझ जाओ कि फाइलम या डिवीज़न, डिवीज़न एक्चुअली प्लांट के लिए होता है और फाइलम जो होता है ना वो एनिमल के लिए होता है। इतना चीज़ समझ में आ चुका है अगर आपको, तो जल्दी से लाइक ठोक दो। अब हम चलते हैं आगे की ओर। तो इसको याद रखने का टेक्निक मैं बताता हूँ आपको। सिंपल याद रखना है कि फॉक रोल, क्या याद रखना है? फॉक रोल आपको याद रखना है। कोई गलत चीज़ नहीं है, सही चीज़ है, ठीक है। एक्चुअली फॉक रोल है क्या, तो आपको इतना याद रख सकता है कि सबसे छोटा जो होता है वो स्पेसीज होता है, और इससे ऊपर जब हम जाते हैं तो वो जीनस होता है। वैसे आप तो कितना अभी एग्जांपल देख चुके हैं कि मैग्नीफेरा इंडिका में मैग्नीफेरा था जीनस, और बाद वाला लास्ट वाला स्पेसिफिक एपिथेट था। तो वैसे भी आपको याद ही है कि पहले स्पेसीज होता है, उसके बाद उससे ऊपर होता है जीनस। अब इसी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, इन तीनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। सिंपल है, इन तीनों को याद रखने का सिंपल सा ट्रिक है, फॉक रूल, FOC रूल, फैमिली ऑर्डर क्लास रूल, फैमिली ऑर्डर क्लास, ये तीनों रूल जो है ना, फॉक रूल आपको याद रखना है, फैमिली ऑर्डर क्लास। तो ये तो आपको पता ही है कि फाइलम या डिवीज़न इसमें इसके ऊपर रख लेंगे, और सिंपल है कि किंगडम सबसे ऊपर रखेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा टैक्सॉन जो होता है ना, सबसे बड़ा कैटेगरी जो होता है ना, वो किंगडम ही होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं, कुछ बातें हैं, कुछ मुलाकातें हैं, उनको मुझे याद रखना है। तो यहाँ पे मैं कुछ गिफ्ट्स को मैंने रिवील कर चुका है, ठीक है। एक्चुअली स्पेसीज को जो है ना सबसे लोएस्ट टेक्सा भी मानते हैं, लोएस्ट टेक्सा इसे हम मानते हैं। और मानते क्या है, मानना पड़ेगा मुझे, क्योंकि सबसे छोटा होता है वो, ठीक है। हैज़ ओनली रियल एग्जिस्टेंस, इसके पास रियल एग्जिस्टेंस होते हैं। ये आपको याद रखना है कि स्पेसीज के पास रियल एग्जिस्टेंस देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए, अब हमारे सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ चुके हैं जिसको मुझे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी लिखा हुआ है और हायरार्किकल अरेंजमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको तो मैं अभी डिस्कस कर ही चुका हूँ कि स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीज़न, और इसके ऊपर होता है किंगडम, यानी कि सबसे बड़ा होता है किंगडम और सबसे छोटा होता है स्पेसीज होता है। इसीलिए हम स्पेसीज को रियल एग्जिस्टेंस भी इसका होता है और सबसे लोएस्ट टेक्सा भी उसे हम मानते हैं। तो याद रखना है कि नीचे की ओर जाएंगे ना, सिंपल सा फंडा है कि आप स्पेसीज की तरफ जाओगे तो मोर स्पेसिफिक होगा, और जब आप जीनस की तरफ जाओगे, GENUS, स्पेसीज की तरफ जाओगे तो मोड स्पेसिफिक होगा, और जब आप जीनस की ओर जाओगे तो मोड जेनेरिक होगा। ये आप याद रखोगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब याद रखना है कि आप जब छोटे से बड़े की ओर जाओगे, स्पेसीज से किंगडम की ओर जाओगे, जब आप छोटे से बड़े की ओर जाओगे या फिर स्पेसीज से किंगडम की ओर जाओगे, उस टाइम पे कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होने वाला है। ये बात आप याद रखोगे, कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होने वाला है और वो कॉम्प्लेक्स भी होता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, वो कॉम्प्लेक्स भी होगा और कॉमन कैरेक्टर उसका डिक्रीज़ भी होगा, ये आप याद रखोगे। वैसे तो ये बात मैं पहले ही डिस्कस कर चुका था कि ईच स्टेप रिप्रेजेंट रैंक और कैटेगरी विच इज़ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। मैं जो अभी स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीज़न, किंगडम को मैंने डिस्कस किया था, वो हर एक पॉइंट्स जो होते हैं ना, हर एक स्टेप जो होते हैं ना, वो एक्चुअली रैंक कहलाते हैं या फिर कैटेगरी कहलाते हैं या फिर इसको टैक्सॉन बोलिए हर एक को, ठीक है। कोई बात नहीं है, सब एक ही चीज़ है, ठीक है। अब हम चलते हैं हर्बेरियम पे, सबसे इंपॉर्टेंट। अब क्योंकि टैक्सोनॉमिकल एड आने वाला है, उसे आप भी ध्यान से सुने, क्योंकि अभी तक में आपने जितना भी चीज़ सुना है वो इम्पॉर्टेंट ही था और हर एक पॉइंट को मैंने कवर किया है NCERT का, और मैं करता रहूँगा हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं हर्बेरियम, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हर्बेरियम। एक्चुअली हर्बेरियम जो होता है ना, उसमें हाइट को कंसिडर नहीं किया जाता है, वो तो बाद की बात है। पहले तो बात करते हैं कि एक्चुअली हर्बेरियम होता क्या है। तो एक्चुअली आप याद रखेंगे कि हर्बेरियम जो होता है ना, सिर्फ प्लांट के लिए होता है, ओनली फॉर प्लांट। प्लांट्स आर ड्राइड, प्रेस्ड, प्रिजर्व्ड ऑन सीट। हम सीट पे इसे हर्बेरियम में एक्चुअली हम किसी भी प्लांट को, छोटे प्लांट्स को जनरली लिया जाता है, वैसे बड़े प्लांट्स भी रहेगा तो उसके टहनी को पकड़ के और उसको सुखा करके, ड्राई करके, सुखा करके और चाप करके अब फिर से प्रिजर्व कर दिया जाता है ऑन सीट पे, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। इसमें कोई भी सॉल्यूशन सब नहीं लगाया जाता है, डायरेक्ट उसको प्रेस्ड, प्रिजर्व्ड एंड प्रेस्ड ऑन सीट पे उसे प्रिजर्व कर दिया जाता है, ठीक है। और याद रखना है कि हर्बेरियम में हाइट को कंसिडर नहीं किया जाता है। तो अब बात करेंगे हम कि एक्चुअली इसमें कंसिडर किया किसको जाता है। तो आप याद रखेंगे, आपके सामने एक शीट में जुगाड़ू रूप से रख दिया हूँ,
यहाँ पे थोड़ा सा उड़ रहा है, यहाँ पे मैं एक हाथ से माइक पकड़ा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है मुझे। वैसे मैं करता हूँ, इसका जुगाड़ करता हूँ मैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें कंसिडर इन सारे चीज़ों को, यानी कि 7 चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, और भी चीज़ हो सकते हैं, लेकिन मैंने 7 चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस किया हूँ। तो फर्स्ट में है डेट ऑफ कलेक्शन, कब उसका कलेक्शन किया गया था, प्लेस ऑफ कलेक्शन कहाँ पे किया गया था, नेम ऑफ कलेक्टर कौन किया हुआ था कलेक्शन उसको, और लोकल नेम भी लिखा जाता है एक्चुअली इसमें, और इंग्लिश नेम भी उसमें लिखा जाता है, और बायोलॉजिकल नेम भी, बाइनोमियल नेम भी लिखा जाता है, और फैमिली का नेम भी लिखा जाता है। इतने बात आप अगर समझ चुके हैं तो हम अगले पॉइंट्स पे चलते हैं दोस्तों। लेकिन आपको भली भांति याद रखना है कि हर्बेरियम में हाइट इज़ नॉट कंसिडर्ड, उसमें हाइट को कंसिडर नहीं किया जाता है। वैसे आपको जितना भी चीज़ कंसिडर किया जाता है उनको मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आप उसको फिर से एकदम बढ़िया से देख लीजिए और मेमोराइज़ कर लीजिए, क्योंकि ये स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम सेकंड टेक्सोनॉमिकल एड पे बात करेंगे। फर्स्ट तो था हर्बेरियम, अब सेकंड आ चुका है मेरे सामने की ए बुकलेट कंटेनिंग ए लिस्ट ऑफ कैरेक्टर। याद रखना है कि इसमें एक्चुअली एक बुकलेट होता है जो कि लिस्ट में कैरेक्टर्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। वैसे मैं एकदम डिटेल में अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा कि किसको हम लीड बोलते हैं, किसको की बोलते हैं, वैसे मैं सब कुछ आपको समझाऊंगा, और कपलेट किसको बोलते हैं, क्या तीनों के बीच में रिलेशन है, सब कुछ मैं बताऊँगा। वैसे आप याद रखो कि एक की जो होता है ना, वो उसमें एक्चुअली बुकलेट कंटेनिंग ए लिस्ट ऑफ कैरेक्टर, उसमें लिस्ट में कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे मैनुअल्स क्या होता है। एक्चुअली मैनुअल्स जो होता है ना, वो इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एरिया। किसी एक एरिया में पर्टिकुलर एरिया में इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज, बहुत सारे स्पीसीज जो होते हैं उसके नेम्स को मुझे पहचानना होता है और उसका इन्फॉर्मेशन को तैयार करना होता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन ढूंढ करके लाना होता है। तो सिंपल उस किसी एक एरिया में, पर्टिकुलर एरिया याद रखना है, पर्टिकुलर एरिया में जो इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ किसी स्पीसीज़ को पहचानने के लिए मुझे जितने भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है किसी एक एरिया में, उसी को हम मैनुअल्स बोलते हैं। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट्स पे। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं मोनोग्राफ। एक्चुअली मोनोग्राफ होता क्या है, तो सिंपल बात याद रखना है कि इसमें कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी वन टेक्सॉन, किसी एक टैक्सॉन का यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होता है ना। वहाँ पे मैनुअल्स में होता था किसी एक पर्टिकुलर एरिया में स्पीसीज़ का होता था यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि मोनोग्राफ में कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सॉन, किसी एक टैक्सॉन का यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होता है मोनोग्राफ में, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट्स पे। एक्चुअल में जूलॉजिकल पार्क होता क्या है, तो जूलॉजिकल पार्क यहाँ पे लिखा हुआ है वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट। जनरली इसमें वाइल्ड एनिमल को यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है, और इन प्रोटेक्टेड एरिया और जोन, जो कि कहाँ पे रखा जाता है, प्रोटेक्टेड एरिया या फिर प्रोटेक्टेड जोन में रखा जाता है। ये बात आप याद रखेंगे कि जूलॉजिकल पार्क में वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है, जीवित को ऐसा मत सोचना, नॉन लिविंग को रखा जाता है ऐसा मत सोचना। जूलॉजिकल पार्क में एक्चुअली वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एरिया या फिर प्रोटेक्टेड जोन में रखा जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं बोटानिकल गार्डन पे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं बोटानिकल गार्डन में कलेक्शंस ऑफ लिविंग प्लांट्स होता है, इसमें। तो याद रखना है कि कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स इसमें होता है, और इसके कुछ एग्जांपल्स एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं, उसको मुझे डिस्कस करने हैं, ठीक है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आपके सामने आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए आप, फर्स्ट एग्जांपल है क्यू इंग्लैंड में होता है। इंडियन बोटानिकल गार्डन एक्चुअली हावड़ा में होता है, हावड़ा इंडिया होता है, मतलब हावड़ा इंडिया में है, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा है। और नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, जो कि इंडिया में ही है। और याद रखना है कि नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये एक्चुअली NBRI भी इसको बोला जाता है। NBRI डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में दे सकता है, इसीलिए आप याद रखेंगे नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI इसका शॉर्ट फॉर्म हुआ, ठीक है। और याद रखना है कि लखनऊ में ही एक और चीज़ है जिसको हम बोलते हैं CDRI। डायरेक्टली इसको याद कर सकते हैं आप, CDRI इन लखनऊ, ये डायरेक्टली इसको आप याद रख सकते हैं। और याद रखना है कि क्यू इंग्लैंड में है, इंडियन बोटानिकल गार्डन जो कि हावड़ा इंडिया, और नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में है। लखनऊ भी इंडिया में ही है, ये बातें आप याद रखेंगे, वैसे तो आपको याद ही है। और लखनऊ में एक चीज़ और देखने को मिलता है जो कि CDRI डायरेक्टली एकदम मतलब ज़ोर से हल्ला करके बोल दिया एनसीईआरटी ने मेरे घर आकर के कि CDRI जो है ना वो लखनऊ में है, CDRI लखनऊ में है, ठीक है। अब हम चलते हैं
स्टेप पे, अगले पॉइंट्स पे। दोस्तों आपको यहाँ पे 3 चीज़ मैं इम्पॉर्टेंट है ये, और मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ, सिर्फ आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे 3 चीज़ क्या क्या समझाऊंगा मैं, कि लीड और कपलेट, 3 चीज़ मैं समझाऊंगा। 3 ठो वर्ड का आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। एक्चुअली देखिए, ध्यान से देखिए आप, की जो होता है ना, जैसे मान के चलिए एक कोई चीज़ मुझे मिला, कोई एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म मिला, उसको हम क्या किए, उसको क्लासीफाई करना स्टार्ट किए, उसको हम मतलब जो भी उसका जो होता है ना प्रोटोकॉल जो होता है, उस हिसाब से मैंने उसको आइडेंटिफाई करना चाहा, उसको एक्चुअली क्या है ये, उस हिसाब से मैंने ये किया। तो होता क्या है इसमें कि 2 कपलेट निकल के आता है, 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले होते हैं, जो कि एक को मैं रिजेक्ट करना पड़ता है, उस एक ठो को रिजेक्ट करना पड़ता है, और एक ठो को सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक को मैंने रिजेक्ट किया और एक को मैंने सेलेक्ट किया। अब इसको मैं जो सेलेक्ट किया हूँ, सिंपली अब क्या करूँगा, इसको एक को मैं फिर से रिजेक्ट करूँगा, इसको 2 भाग में बांटूंगा, और एक को मैं किसी कैरेक्टरिस्टिक होता है, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो प्रोटोकॉल देखना पड़ेगा आपको। वो एक बुक होता है, उसका मतलब जो अभी मैंने बोला था ना, की ए बुकलेट कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर, की में ही वो बुकलेट होता है जिसमें कि कैरेक्टर्स लिस्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें जो लिस्ट में जो कैरेक्टर्स प्रेजेंट होता है ना, उसी के की के पास जो बुकलेट होता है, वो जो उसमें जो लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसके जो हर एक स्टेटमेंट्स जो होते हैं ना, उसको हम लीड बोलते हैं। उसके जो हर एक स्टेटमेंट्स होते हैं, की के पास जो हर एक स्टेटमेंट्स होते हैं, उसको हम लीड बोलते हैं। और उसके पास जो जितना भी कैरेक्टर के आधार पे आप उसको छाँटेंगे और एक को पकड़ेंगे, छाँटेंगे पकड़ेंगे, तो हर एक कैरेक्टर जो होता है ना, हर एक जो क्या बोलते हैं इसको, ये जो आप पकड़ेंगे दोनों को, वो एक्चुअली दोनों को हम कपलेट बोलते हैं। ठीक है, दोनों को हम कपलेट बोलते हैं, जिसके पास कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। उसके आधार पे हमको उसको डिसाइड करना होता है, उस प्रोटोकॉल के हिसाब से, उस बुकलेट के हिसाब से, उस की के हिसाब से। वैसे वो बात की बात है, वो अगले क्लास की बात है, जो कि हमको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे इतना आप याद रखेंगे कि की के पास हर एक स्टेटमेंट जो होता है ना, की का जो बुकलेट होता है, वो उसमें जो हर एक स्टेटमेंट्स होता है, उसको हम लीड बोलते हैं। और उसको जो हम छाँटते हैं, एक को सेलेक्ट करते हैं, एक को रिजेक्ट करते हैं, एक को सेलेक्ट करते हैं, एक को रिजेक्ट करते हैं, उसमें से हर एक कपलेट को हम, मतलब हर एक जो पड़ाव होता है ना, उसको हम बोलते हैं कपलेट बोलते हैं। और कपलेट के पास एक्चुअली पेयर में होता है, कपलेट जो होता है ना, वो पेयर में होता है, और उसके पास कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट्स बातों पे। तो दोस्तों यहाँ पे 2 चीज़ अभी बचा हुआ है, जो कि है फ्लोरा एंड कैटालॉग। एक्चुअली फ्लोरा और कैटालॉग में क्या डिफरेंस है, फ्लोरा और कैटालॉग में क्या डिफरेंस है, उसमें मैं आपके सामने चर्चा करने वाला हूँ। अब ये एक्चुअली लास्ट टॉपिक होने वाला है। वैसे मैं एक टेबल दिया हुआ है 1.1 टेबल, जो कि ऑर्गेनिज्म विथ देयर टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी पे बेस्ड है, उसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा लास्ट में। पहले इसको मैं दोनों पॉइंट्स को मैं पहले क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कंटेन एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इन एन गिवन एरिया। किसी एक गिवन एरिया में, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, प्लांट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, प्लांट का जो बिछड़ाव होता है ना, उस पे जो हम स्टडी करते हैं, उसके हैबिटेट पे स्टडी करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं फ्लोरा। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, याद रखना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, अब हम चलते हैं कैटालॉग क्या होता है। एक्चुअली इसमें होता क्या है, कैटालॉग होता कुछ यूँ ही है कि इसके पास डिस्क्रिप्शंस होते हैं, टू रिकॉर्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी एक ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन इसके पास प्रेजेंट होता है, कि उसके पास क्या डिटेल्स है, क्या सब कुछ उसके पास प्रेजेंट होता है, कि एक्चुअली इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। तो जो कि उस चीज़ का जो हेल्प कहाँ पे पड़ता है, इस चीज़ का हेल्प वहाँ पे पड़ता है कि हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन, उस ऑर्गेनिज्म का, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को पहचानने में, आइडेंटिफाई करने में उसे काम आता है, उस डिस्क्रिप्शन को। ठीक है, एक्चुअली उस डिटेल्स जो होता है ना, वो डिटेल्स काम आता है जब हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को, तो उस टाइम पे मुझे ये काम आता है। तो अब हम बात करते हैं उस 1.1 के टेबल पे। आप सिर्फ ध्यान से सुनेंगे, आपको मैं ट्रिक के मदद से उसे मैं याद करवा दूंगा, सिर्फ आप ध्यान से सुनते रहेंगे। दोस्तों यहाँ पे एक्चुअली गंदा सा बना हुआ है, लेकिन आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आप सिर्फ ध्यान से देखो, क्योंकि मैं समझते मतलब बहुत ज़्यादा उस पर घास घूस दिया, उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ, आपसे माफ़ी मांगता हूँ। इसीलिए आप ध्यान से देखो, ठीक है। आपको मैं एक एक करके याद करवा देता हूँ सभी को। दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको मैं याद करवाऊँगा, सबसे पहले आपको मैं एक चीज़, आपको गौर से देखिए कि यहाँ पे फैमिली के नेम में ए लास्ट में होगा ही। क्या मैंने बोला? फैमिली के नेम में हमेशा ए होगा। अब आप ऐसा मत बोलना कि मोनोकोटिलिडनी यहाँ पे भी ए है और एंजियोस्पर्मी यहाँ पे भी ए है, मतलब इन सारे चीज़ में भी ए है।
लेकिन याद रखना है आपको कि एंजियोस्पर्मी डाइकोटिलेडोन क्या ये फैमिली है? नहीं, कतई नहीं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है कि फैमिली में हमेशा ए ई लास्ट में होता है, ठीक है, ए ई लास्ट में होता है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो, इन सारे चीज़ों में हमेशा लास्ट में ए ई देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ से मालूम पड़ जाएगा कि एक्चुअली ये फैमिली है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वीट के ऊपर। सबसे पहले वीट पे बात करते हैं। एक्चुअली वीट का जो है ना साइंटिफिक नेम है, यानी कि बायोलॉजिकल नेम है ट्राइटिकम एस्टिवम, जो कि ट्राइटिकम जो है वो जेनेरिक नेम है और एस्टिवम जो है वो एक्चुअली स्पेसिफिक एपिथेट है। तो यहाँ पे इस बात का मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। और याद रखेंगे आप कि वीट से यानी कि गेहूँ से एक्चुअली पोहा बनता है। पुआ खाए होंगे आप होली में, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पुआ, पोएसी आप समझ गए हैं कि ये फैमिली है, और पोएल्स ये ऑर्डर है। और व्हिट जो होता है वो एक्चुअली मोनोकॉट होता है, मोनोकॉटिलेड नहीं होता है, और एंजियोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्मी होता है उसका फाइलम या फिर डिवीजन। आप पढ़े होंगे कि प्लांटी एक किंगडम होता है जिसके अंदर बहुत सारे मतलब 5 ठो होते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। उसी प्रकार से यहाँ पे एंजियोस्पर्म एक फाइलम है या फिर डिवीजन, जो समझिए आप, एक्चुअली ये डिवीजन है, ठीक है, क्योंकि प्लांट के लिए डिवीजन ही वर्ड यूज होता है और एनिमल के लिए फाइलम यूज होता है। तो यहाँ पे एंजियोस्पर्म के अंदर में आता है मोनोकॉट। वैसे भी आप याद रख सकते हैं कि वीट जो होता है ना वो मोनोकॉट होता है, और मैंगो जो होता है वो डाइकॉट होता है, क्योंकि आप उसके सीड को जो फोड़ेंगे, आधा काटेंगे, तो एक्चुअली इसमें देखने को मिलेगा आप 2 तो कोटिलेडॉन, ठीक है, इसीलिए डाइकोटिलेडोनस उसको बोलते हैं। और मैंगो के बारे में याद रखेंगे कि वो एंजियोस्पर्मी ही होता है, वो भी एंजियोस्पर्म ही होता है। और याद रखेंगे कि एक्चुअल में इसका जो साइंटिफिक नेम होता है मैंगो का वो मैंगनीफेरा इंडिका होता है, और मैंगनीफेरा जो कि यहाँ पे जीनस है, और इंडिका जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट है, ठीक है। अब ये बात आप अगर समझ चुके हैं तो याद रखना है कि आपको फैमिली जो है एनाकार्डियासी, लास्ट में ए लगना होना चाहिए, और वो स्पिंडल्स आपको याद रखना पड़ेगा कि वो ऑर्डर है, ठीक है। और आपको तो ये बात मालूम ही है कि मैंगो जो है वो एक्चुअली डाइकोटिलिडोन है, डाइकॉट है, और एंजियोस्पर्म तो ये आप जानते ही हो। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली हॉर्स फ्लाई पे अब हम बात करते हैं। हॉर्स फ्लाई जो है ना उसका साइंटिफिक या फिर बायोलॉजिकल नेम है वो मस्का डोमेस्टिका, जहाँ पे मस्का जो है, मस्का वर्ड जो है वो एक्चुअली जेनेरिक नेम है, और डोमेस्टिका जो है वो एक्चुअली साइंटिफिक स्पेसिफिक एपिथेट है। तो ये बात आप समझ चुके हैं कि मस्का जो है वो जेनेरिक नेम है। और म्यूसिडी पे जब हम बात करते हैं, म्यूसिडी जो है ना वो फैमिली है किसका? तो हॉर्स फ्लाई का। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ज़्यादा आप अगर ट्रिक बनाते हो तो शायद से आप एग्ज़ाम में ट्रिक याद हो जाएगा और आपको मेन चीज़ याद ही नहीं होगा। मतलब आपको अगर निमोनिक्स बनाते हो तो निमोनिक्स याद आ जाएगा, और नहीं तो इसका मेन चीज़ याद ही नहीं आएगा। इसीलिए आप यहाँ से याद रख सकते हो कि हॉर्स फ्लाई का म्यूसिडी होता है, और ये इसका जो ऑर्डर होता है वो एक्चुअली डिप्थेरा ऑर्डर होता है। और आप जानते ही हो कि हॉर्स फ्लाई वो इंसेक्टा ऑर्थोपॉड, ऑर्थ्रोस जॉइंटेड अपेंडेजेस इसके होते हैं, इसीलिए वो इंसेक्टा के मेंबर में आते हैं, इंसेक्टा के क्लास में आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसका जो फाइलम होता है वो एक्चुअली ऑर्थोपोडा होता है। अभी तो मैं बात कर ही चुका हूँ इसको, आप वैसे भी जानते हैं, आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पे देखिए मैन जो है ना, मैन जो है उसका साइंटिफिक नेम या फिर बायोलॉजिकल नेम कहें तो इसका साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस। जी हाँ दोस्तों, इसका होमो सैपियंस है, जहाँ पे होमो जो है ना, होमो वर्ड ये एक्चुअली जेनेरिक नेम है, और स्पेसीज जो है वो एक्चुअली स्पेसिफिक एपिथेट है, ठीक है, स्पेसिफिक एपिथेट है। और हमको ये भी याद हो चुका है, जीनस का नेम तो हम जानते ही हैं होमो। और अब हम बात करते हैं इसका जो फैमिली है, ये एक्चुअली आप तो जानते ही हैं कि होमोनिडी इसका फैमिली है, होमोनिडी, ठीक है। अब ये जो है ना प्राइमेट्स है, एक होता है नॉन प्राइमेट्स जिसमें गाय भैंस ये सब आता है, और हम लोग आते हैं प्राइमेट्स में, ठीक है। अब एक्चुअली इसका जो फाइलम है ना वो कॉर्डेट्स है, हम लोग तो आते हैं कॉर्डेट्स में ना। वैसे अगर आपको हम लोगों के बारे में नहीं मालूम है, आदमी के बारे में नहीं मालूम है, तो आपको किसके बारे में मालूम है बताओ? किसके बारे में मालूम है? इसीलिए आपको आदमी के बारे में याद होना चाहिए कि ये कॉर्डेटा है, और कॉर्डेटा के अंदर में आता है मैमेलिया। एक्चुअली ये मैमेलिया क्लास से बिलोंग करता है। आप रिलेट करते, जी हाँ दोस्तों, रिलेट करके आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो, यानी कि आपको ये पूरा का पूरा टेबल आपके सामने आ चुका है, यानी कि पूरा का पूरा टेबल आपको याद हो चुका है। अगर आपको याद हो चुका है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इसी तरह से आपका मैं अगले वीडियो भी लाऊंगा अगले चैप्टर्स पे, ऐसे ही एनसीईआरटी को डिकोड करके। और वैसे इसका जो प्रोसेसिंग है वो चल रहा है, और मैं हर एक चैप्टर का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का, मैंने हर एक चैप्टर का एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन भी लाऊंगा, पीवाईक्यू का सॉल्यूशन भी लाऊंगा, और इम्पोर्टेंट
क्वेश्चंस भी यहाँ पे डिस्कस करूँगा, ठीक है, चाहे शॉर्ट्स में हो या फिर मैं वैसे एक ही वीडियो में डिस्कस करूँगा कि सारे MCQ को यहाँ पे रख दूँ, ठीक है। वैसे आप पढ़ते रहिए। बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।